टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की छवि इतनी खराब हो गई है कि वो अपनी छवि को सुधारने के लिए दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं, फोटोशूट करवा रहे हैं, वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं ताकि मीडिया और सोशल मीडिया में उनकी इसी हरकत की चर्चा बनी रहे। पर अंदरूनी सच्चाई ये है कि राहुल गांधी काफी चीजों को लेकर बुरे फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, वहां भी फंसे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार का गठन तो हो गया, पर वहां से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और उन खबरों पर राहुल गांधी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, उससे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की निंदा करते हुए राहुल गांधी ने एक लंबा पोस्ट शेयर किया है। तो पोस्ट शेयर कर राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए वो आपको बताएंगे। साथ ही प्रियंका वाड्रा अब वायनाड की जनता के सामने गिड़गिड़ाने लगी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के लोगों को एक ओपन लेटर लिखा है। तो प्रियंका की चिट्ठी पर भी चर्चा करेंगे और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी का ट्वीट आप दिखाएंगे अपने दर्शकों को, लेकिन राहुल गांधी इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की राजनीति इसी तरह की है। वो राजनीति करना नहीं जानते हैं, बल्कि राजनीति को दिखाना जानते हैं कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर पॉलिटिक्स सामान्य तरीके से दो चार लोगों से मुलाकात करके पूरे सोसाइटी की समस्याओं पर एक गंभीरता दिखाना है, तो हर व्यक्ति के पास इतना समय है, जो बड़े पॉलिटिशियन हो या छोटे लोग हो, उनके पास इतना समय है कि हर ग्रुप के एक दो लोगों के साथ मुलाकात करें और उसका वीडियो बनाकर पूरी सोसाइटी में उन लोगों के साथ क्या समस्या है इसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। फिर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिक्स में गंभीरता लाने की जरूरत नहीं है, जैसा राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी एक कुम्हार की बस्ती में जाते हैं और वहां पर मिट्टी से काम करने वाले, वो भी दिल्ली के अंदर जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और उत्तर प्रदेश के अगर गोंडा में कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है, दोनों की समस्या का एक ही है। अगर दिल्ली के अंदर बना रहा है, उसकी जिम्मेदारी अलग है, इनकम भी अलग है। अगर गोंडा में बना रहा है तो उसकी जिम्मेदारी अलग है और मिट्टी खरीदना नहीं पड़ता उसको। दिल्ली वाले को मिट्टी भी खरीद कर लाना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी कम है, तो उसके साथ उसका इनकम भी कम है। अब हम इंतजार करेंगे कि गोंडा में रहने वाला एक व्यक्ति 5,000 रुपया में अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता है और दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति 25,000 में कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है, इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी यही करेंगे। राहुल गांधी दिल्ली के एक मार्केट में जाएंगे, फर्नीचर बनाने वाले की समस्या देखेंगे और कहेंगे पूरे हिंदुस्तान में फर्नीचर बनाने वाले की यही समस्या है। ये वही तरीका है जिसमें नास्ति नास्ति कहा गया है जैन धर्म में। जैन फिलॉसफी में कहा गया है कि एक अंधा व्यक्ति, हाथी उसके सामने ला दिया जाता है और वो क्या करता है, हाथी का कुछ अंधे लोग देखते हैं, उसको कोई सूंड को देखता है और उसके बाद उससे पूछा जाता है हाथी कैसा है, तो बोलता है कि नहीं, हाथी तो एक खंभा के समान होता है। कोई उसका पूंछ पकड़ता है, बोलता है नहीं नहीं, हाथी तो सांप के समान होता है। कोई उसका पैर पकड़ता है, वही टच कर पाता है, और वो फिर कहता है नहीं नहीं, हाथी तो पिलर की तरह होता है। यानी कि हाथी को देख रहे हैं और एक अंधे व्यक्ति की तरह देख रहे हैं जो एक ही पोर्शन को टच किया है, और उसके बाद ये कहा जाता है कि हमने पूरे हाथी के बारे में जानकारी ले ली। ये जैन फिलॉसफी है जिसमें कहा गया है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो नकार के स्वीकार किया जाए, यानी कि सब में थोड़ा थोड़ा है, वही परिपूर्णता है। लेकिन जब गंभीर मुद्दे आते हैं तो उस पर राहुल गांधी कैसी राजनीति करते हैं वो अपने दर्शकों को बताते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बोटा पथरी इलाके में सेना के वाहन पर आतंकी हमला हुआ है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की नीतियां इस केंद्र शासित राज्य में सुरक्षा और शांति स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में सेना के वाहन पर हुए कायराना हमले में हमारे वीर जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। हमले में तो
वोटर्स ने भी अपनी जान गंवा दी। शहीदों को नमन करता हूं और सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रही है। उनके दावों के विपरीत हकीकत यह है कि प्रदेश निरंतर आतंकी गतिविधियों, हमारे जवानों पर हमलों और नागरिकों की लक्षित हत्याओं के कारण खतरे के साए में जी रहा है। सरकार को तुरंत जवाबदेही लेनी चाहिए और जल्द से जल्द वादी में अमन बहाल कर सेना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। राहुल गांधी ने तो ये ट्वीट करके एनडीए सरकार को घेर लिया, लेकिन अब जनता ये सवाल पूछ रही है कि आतंकियों को इतना बढ़ावा कौन दे रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी दे रही है? देखिए, जो समस्या है जम्मू कश्मीर की, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी पहले इसका जवाब दें कि ये समस्या जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की हुई, क्या उसके लिए पीएम मोदी जिम्मेदार हैं? क्या उस समय ये राजनीति में थे जब 1947 के बाद 48 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया और उसके बाद एक अच्छा खासा हिस्सा जिसको पीओके कहते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया? अभी भी भारत उसके लिए संघर्ष कर रहा है। क्या उसके लिए पीएम मोदी जिम्मेदार हैं? या फिर प्रॉक्सी वार जब पाकिस्तान ने शुरू किया, जिसको आतंकवाद कहते हैं, ये 1971 के युद्ध के बाद कि अब भारत से डायरेक्ट युद्ध में नहीं जीत सकते तो एक छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वार शुरू करते हैं, यानी कि हिंदुस्तान के लोगों को हथियार सप्लाई करो और उसी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करो। क्या उसके लिए पीएम मोदी जिम्मेदार है? या फिर जो राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि आर्मी बहाल करके वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित करें, तो क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि कश्मीर में आर्मी है कि नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस है कि नहीं? ये वही पूरा गैंग है जिसने बार बार ये सवाल उठाया है कि जो कश्मीर का क्षेत्र है उससे आर्मी को बाहर कर देना चाहिए, वहां की व्यवस्था के लिए वही की पुलिस जिम्मेदार होनी चाहिए, उसी के पास फुल ऑथोरिटी दी जानी चाहिए। तो ये कश्मीर की जो समस्या है उसके लिए सबसे पहले राहुल गांधी को एक पोस्ट लिखना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू के नाम एक खत। आजकल ये ओपन लेटर लिखते हैं, प्रियंका वाड्रा ने भी लिखा है, राहुल गांधी भी लिखते एक ओपन लेटर, और वो लेटर होता जवाहरलाल नेहरू के नाम, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी लेटर लिखते थे और वो भी पिता का पत्र पुत्री के नाम इंदिरा गांधी को लेटर लिखा करते थे, लेटर में पढ़ाया करते थे। तो अब ये पढ़ाने के बदले माफी मांगने के लिए लिखें कि जो इनके दादाजी नानाजी जो भी हुए वो जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखते कि 1948 के बाद जो ये समस्या पैदा हुई, क्या आपने उसके बारे में सोचकर कभी देश के लोगों से माफी मांगी कि अगर हमने यूएन का इंटरवेंशन नहीं लिया होता कि यूनाइटेड नेशन हस्तक्षेप करे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध में, तो क्या एलओसी यहां पर होता, या जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके बाद एलओसी का निर्धारण होता, यानी पूरा कश्मीर हमारे कब्जे में होता। ये जवाहरलाल नेहरू की देन है और उन्होंने बाद में थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया, लेकिन देश के सामने माफी नहीं मांगी। ये परेशानी तो उनसे शुरू हुई। ये तो इंदिरा गांधी को लेटर लिख के ये बोलना चाहिए था राहुल गांधी को कि जब पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार शुरू किया और 1971 में जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, उस समय हमारे पास जो उसके सैनिक कब्जे में थे, उसके बदले आपने बांग्लादेशियों को फिर से बांग्लादेश क्यों नहीं भेजा? ये घुसपैठियों को यहां पर बसने क्यों दिया? ये मुसलमानों की जनसंख्या यहां बढ़ाते हुए रहने क्यों दिया? इसके लिए आप मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उसके लिए इंदिरा गांधी को बताना चाहिए। ये अपने पिता ये राजीव गांधी से भी पूछें कि आपने अपने समय में किस तरह से कश्मीर की समस्या का समाधान किया, क्या हो रहा था 80 के दशक में, जब इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री बने और उस समय घाटी के क्षेत्रों से हिंदुओं को धीरे धीरे भगाया जा रहा था, तो उस समय राजीव गांधी क्या कर रहे थे? उसके बाद की सरकारें किसी तरीके से उस समस्या में उलझी रही और फिर उलझते हुए समस्या को सुलझाने की कोशिश करती रही। 10 सालों तक आपके सरकार जो रही, यूपीए 1 यूपीए 2, उस समय कश्मीर के हालात क्या थे? कश्मीर में किस तरह से पुलिस वाले को, यहाँ तक कि आर्मी वाले को भी दौड़ा दौड़ा कर भगाया जाता था। ये पत्थरबाजों के खिलाफ लाठीचार्ज कर सकते हैं, गोलियां कितने लोगों को मारोगे? ये समस्याएं कहां से आई? उसके लिए तो राहुल गांधी को पहले उन लोगों से कहना चाहिए। आज इनका दर्द छलका है कि कश्मीर में हमला हो गया। उस समय ये कहां थे जब इन्हीं के नेता बार बार कश्मीर में हमलों को लेकर मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी कर दी, अपने ही जवानों की हत्या करवा दी। ये पाकिस्तान के खिलाफ आज तक 1948 के बाद से
कश्मीर की समस्या को लेकर कितने, चाहे शिमला समझौता हो जाए या फिर आगे के जितने भी एग्रीमेंट हो जाए, इन लोगों ने कश्मीर पर पाकिस्तान के उन हमलों यानी आतंकी हमलों के खिलाफ कौन सी ऐसी कार्रवाई की जैसा मोदी ने किया? सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद एयर स्ट्राइक किया। ये कौन से स्ट्राइक, कौन से ऐसे जवाब दिए पाकिस्तान को जिससे उसे लगे कि अगर हम आतंकवादी हमला करते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी? और जब मोदी बड़ी कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो उस पर ये लोग सवाल भी गलत खड़े करते हैं। अब ये पुलवामा अटैक के बाद जो हुआ उस पर इन्हीं लोगों ने सवाल खड़ा किया था। कौन से लोग मारे गए मुजफ्फराबाद में, कौन से आतंकी मारे गए, उसके सबूत दीजिए, उसका फुटेज लाकर इन लोगों को बताइए, पार्लियामेंट में दिखाइए। तो ये इसके रवैये हैं राहुल गांधी की। अब कश्मीर में जो चल रहा है, अभी सरकार आई है किसकी? उमर अब्दुल्ला की। अब इनके परिवार की सरकार रही है और इनके परिवार के बारे में अभी तक जो छिपाया गया वो किसने छिपाया? एक कांग्रेसी वामपंथी इतिहासकारों ने। शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर बताया गया। किस आधार पर? इसलिए कि शेख अब्दुल्ला ने एक हिंदू राजा के खिलाफ आंदोलन किया 1947 में, हरि सिंह के खिलाफ, कि नहीं हिंदुओं राजा को भगा दो, क्विट कश्मीर आंदोलन चलाया गया, कश्मीर छोड़ो आंदोलन। ये किसके लिए? अंग्रेजों के लिए था या राजा के लिए था? जब उन्होंने गद्दी छोड़ दी तो ये प्राइम मिनिस्टर बना शेख अब्दुल्ला। उसके बाद कौन सी कंस्पिरेसी इसकी रही, इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए कि ये कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ कितने बड़ी साजिश की। पाकिस्तान का विदेश मंत्री 1965 में बोलता है कि शेख साहब आने वाले हैं और ये कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए चीन का सहयोग करेंगे। चीन के पास लेटर लिखा हुआ था जिसको बाद में रिवील किया गया। छोटे मोटे स्तर पर यह भारत सरकार ने नहीं किया, ये कांग्रेसियों की सरकारों ने नहीं किया। ये क्या कर रहा था शेख अब्दुल्ला? जब हज के नाम पर 1965 में ये सऊदी अरब जा रहा था, तुर्की और अल्जीरिया, उन दोनों जगह पर घूमने के लिए पासपोर्ट लिया। और जो वीजा इशू हुए हैं शेख अब्दुल्ला के, उसमें इसने और इनके 4 और लोगों ने, 5 लोग जा रहा था, शेख अब्दुल्ला, उनकी पत्नी, 2 सहयोगी और एक मिर्जा बेग जो कि इसके कैबिनेट सहयोगी थे, जिसको शेख अब्दुल्ला ने बाद में डिप्टी सीएम बनाया 1972 में। और वो शेख अब्दुल्ला सऊदी अरब से घूमता हुआ अल्जीरिया गया और वहां किससे मुलाकात कर रहा है? चीन के प्राइम मिनिस्टर जाओ एन लाई से। ये किससे प्रधान, और कह रहा है कि नहीं ये एक्सीडेंटल मुलाकात थी, प्री प्लान था तुम्हारा। चीन का प्रधानमंत्री अचानक से अल्जीरिया नहीं पहुंचा था, अल्जियर्स में उसके प्रोग्राम थे और तुम उसी समय गए। भारत सरकार उस समय नाराज हुई, शास्त्री ने सीधे ऑर्डर दिया इसको गिरफ्तार करो और वहां से लाया गया इसे। ये पालम एयरपोर्ट पर बेग और शेख अब्दुल्ला दोनों को गिरफ्तार किया गया था। अब जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 71 में पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, इंदिरा गांधी को मजबूरी में शेख अब्दुल्ला को 18 महीने तक कश्मीर से बाहर भेजना पड़ा। क्यों मजबूरी? इसलिए थी कि शेख अब्दुल्ला वो व्यक्ति है कि कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देगा। आज उसी का बेटा फारूक अब्दुल्ला, उसी का बेटा उमर अब्दुल्ला, और उसी उमर अब्दुल्ला के साथ आपने गठबंधन करके वहां पर चुनाव लड़ा। आज सरकार उसकी है और जैसे ही सरकार बनी उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर फिर से इसका मनोबल आतंकियों का बढ़ने लगा और फिर धड़ाधड़ अटैक होने लगे। 1 सप्ताह के अंदर 4-5 अटैक हुए और उसमें टारगेट किलिंग किया गया। किसका? अशोक चौहान, शुभम कुमार। ये कौन है? ये हिंदू है और कश्मीर में उत्तर प्रदेश से और बिहार से जाकर काम कर रहा है और इसको मारा जा रहा है। तो ये राहुल गांधी की चौकड़ी है, ये जो चारों तरफ घूम घूम कर ऐसे लोगों को इकट्ठा करता है और फिर इसकी कॉन्स्पिरेसी के बाद ये मोदी को टारगेट करता है कि एनडीए की सरकार ऐसा कर रही है। पहले तो ये मोदी की सरकार बोलते थे, आजकल एनडीए की सरकार ऐसा कर रही है, जैसे एनडीए के इनके पार्टनर जो हैं वो मोदी पर दबाव बनाए हुए हैं कि नहीं ये फैसला अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दिखाना चाहता है कि हमने मोदी सरकार को एनडीए सरकार बना दिया, बहुमत थोड़ा कम हो गया, इसलिए अब एनडीए की सरकार जिम्मेदार है। पहले तो मोदी करता था। तो ये साइकोलॉजिकल गेम खेलने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसमें धीरे धीरे एक्सपोज होता जा रहा है। इसकी तो ये स्थिति होगी कि अपना क्षेत्र, एक बार अमेठी से भाग चुके हैं, अब फिर से रायबरेली से भागेंगे, वायनाड पर प्रियंका वाड्रा कब्जा करेगी और ये फिर डगरे के बैगन की तरह इधर उधर। लेकिन प्रियंका वाड्रा इस बीच क्या खेल कर रही है? पहले नामांकन दाखिल किया, अब उन्होंने जो ओपन लेटर लिखा है उसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, ओपन लेटर लिखकर उन्होंने कहा है
कि राहुल गांधी से बॉन्डिंग जो है वो हम मजबूत रखेंगे वायनाड के लोगों की। मतलब राहुल गांधी बॉन्डिंग नहीं रख पाया। राहुल गांधी बड़े दुखी थे, यहां छोड़कर जाने के समय ऐसा इमोशनल अटैचमेंट था। ये अब दिखाना चाह रही है कि राहुल गांधी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। राहुल गांधी मजबूरी में उधर गए हैं, तुम्हारे लिए ही तो काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? रायबरेली से सांसद हो, अमेठी से हो या वायनाड से हो, कहीं से सांसद रहेगा तो वो यहां के मौलाना गैंग के लिए ही काम कर रहा है। तो इसलिए तुम लोग ये सोचो कि इकट्ठा होकर वोटिंग नहीं करोगे, हम हार जाएंगे, राहुल गांधी का मनोबल कमजोर हो जाएगा। अपनी किसी तरीके से पहले चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है, उसके लिए सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराए, राहुल गांधी के खिलाफ बोलना पड़े या पूरी कांग्रेस को ढकेल दे, किसी तरीके से वो वायनाड का चुनाव जीतना चाह रही है। और ये ओपन लेटर लिखने से वहां पर स्थितियां नहीं बदलेगी। इस बार स्थितियां थोड़ी कमजोर तो है और इसलिए ये बार बार विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रियंका वाड्रा जिस तरीके से चक्कर में फंसी है, अब राहुल गांधी का सहारा ले, सोनिया गांधी का ले या पूरी कांग्रेस का एजेंडा बताए कि हम केवल और केवल मुस्लिम परस्त पार्टी हैं, फिर भी केवल मुसलमानों का वोट वहां प्रियंका वाड्रा को नहीं जिता पाएगा। हो सकता है अगर थोड़े बहुत अंतर से जीत गई तो फिर भी प्रियंका वाड्रा की बेइज्जती है कि वायनाड जाकर उपचुनाव में भी तुम बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाई। इसलिए ये इतने सालों का जो तुम्हारा प्रचार तंत्र है वो एक तरह से फेल ही है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया। प्रियंका ने नामांकन भी दाखिल कर दिया और अब उन्होंने वायनाड की जनता के नाम पत्र लिखा है। प्रियंका वाड्रा ने जनता के प्रति अपनी प्रशंसा और प्रतिबद्धता व्यक्त की है। चूरामला और मुंडकई की अपनी यात्रा पर विचार करते हुए उन्होंने भूस्खलन के विनाशकारी प्रभाव और त्रासदी के सामने लोगों की तरफ से बांटे गए अनुभव को भी शेयर किया है। साथ ही जम्मू कश्मीर से जो खबर सामने आई है उसको लेकर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे ही जम्मू में कांग्रेस समर्थित सरकार बनी वैसे ही आतंकियों के हमले तेज हो गए हैं। कौन बढ़ावा दे रहा है आतंकियों को और इस पर राहुल गांधी आखिर क्यों राजनीति कर रहे हैं? तो इन सवालों का जवाब आप भी कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।